चैप्टर 12, इस चैप्टर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रट्टा टाइप के सवाल। इसका मिजाज ऐसा है कि इसमें लॉजिक सिर्फ इतनी ही बनाएंगे कि आपको सिनेरियो समझ आ जाए, उसके बाद चाहिए आपको रट्टा। एक चीज, कौन कौन पेटिशनर्स हैं जो पेटिशन दे सकते हैं। नंबर 2, वो क्या क्या रीजंस हैं और जिसपे वो कर सकते हैं, और जो पेटिशनर्स हैं कौन कौन पेटिशन दे सकते हैं, उनके साथ ये भी लिखा होना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी है। तो पेटिशनर और उनकी शर्तें एक पॉइंट हो गया, रीजंस दूसरा पॉइंट हो गया। फिर दो तरह की कागज हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और वो रिपोर्ट जो कोर्ट को भेजी जाती है उसके कंटेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है, कौन बनाता है, कितने अरसे में बनाता है और उसमें क्या लिखा होता है, वो इंपॉर्टेंट है। और उसी का ही एक आउटकम है वो रिपोर्ट जो कि कोर्ट को भेजी जाती है। तो टेक्निकली ये टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में। अब जब एक चैप्टर में से 15 से 20 नंबर आई के अपने कहा है, तो जब अकेला चैप्टर है तो वो मरे से मरा 15 नंबर या कट भी करेगा तो 14-13 तक चला जाएगा, इससे नीचे तो जाते हुए उसे खुद भी बुरा लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बहरहाल है, इसका एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टे पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% खोल के पी लेना है। और अगेन मैंने तो फिर बीच में ट्यूटर नोट्स भी डाले हुए 2-3, अगर आप उसको हटा के देखेंगे तो ये उससे भी छोटा हो जाएगा। ट्यूटर नोट समझाने के लिए होता है, वो आईकेप की किताब का ऐसा नहीं होता, मैंने डाला होता है ताकि यूजर को लॉजिक समझ आ जाए जो बात चल रही है उसकी। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से घोल के पी लेना है, इसमें कोई डंडी नहीं मारनी। डन। कहानी को लेके चलते हैं। अब चूंकि इसके पास पेपर के सवाल नहीं है तो मैंने क्या किया था, किताब में इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल दिए थे। आईके अपने अपनी किताब में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, वो डाल दिए थे, यानी कि किताब में समझाते समझाते बीच बीच में उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी थी। बट इस वक्त करंटली हमारे पास एक सवाल मौजूद है, रीसेंट अटेम्प्ट में पहली दफा वो आया था, सवाल आया था, तो हमारे पास द ओनली क्वेश्चन जो अवेलेबल है उसे देखते हैं। और आप लोगों के लिए वो देखा हुआ है क्योंकि आप लोगों से मैंने एक टेस्ट में पूछा भी था। 8 और 3 और 5 16 नंबर। इसका मतलब है कि चैप्टर को छोटा समझ के ये सोचें कि आईकेप कहाँ इतनी एलोकेशन करेगा, नहीं, उसने 16 नंबर पूछ भी लिए, उसने 15 से 20 नंबर का वादा पूरा किया है। ठीक है जी, इसमें है क्या, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी में जो ऑफिशियल लिक्विडेटर भाई साहब आते हैं उनकी जिम्मेदारियों पर रोशनी डालें। अब इसका मतलब उन्होंने एप्लीकेंट्स नहीं पूछे, रीजंस नहीं पूछी, अदालत का प्रोसेस नहीं पूछा, अपॉइंटमेंट कैसे होगी नहीं पूछा, जो अपॉइंट होगा वो करेगा क्या क्या। तो अपॉइंटमेंट से आगे की चीजें, अपॉइंटमेंट से आगे की चीजों में हल्का सा रेमुनरेशन का जिक्र हो सकता है, बट मेनली ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवाएगा, ये डिक्लेरेशन वगैरह लेगा और उसके बाद ये कोर्ट को एक रिपोर्ट बना के देगा। अब वो 2 स्टेप्स की जितनी भी ज्यादा आप बात लिख दें, इवन कोर्ट का हल्का सा जिक्र करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाले पॉइंट पे ज्यादा जोर दे दे, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अपॉइंटमेंट किस पैनल से होगी, वो सारी चीजें उन्होंने गिवन दैट कहती है कि अच्छा जी एक अपॉइंट हो गया, बताओ उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो टेक्निकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और जो कोर्ट की रिपोर्ट वाला फेज है, आप उसको मिला के लिख सकते हैं। पूरा लिख दें तो बहुत ही खूबसूरत बात है, और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे ही 1.5 सफा भर दिया है और सोचें कि अच्छा खासा हो गया है, तो नीचे लिख दें कि अच्छा ठीक है, वो एक रिपोर्ट भी होती है जिसकी प्रिस्क्राइब कंटेंट वेरी मच सिमिलर टू है ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और अगर आपने नंबर वाकई पक्के लेने हैं तो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के कंटेंट लिखने में, वो कोर्ट की रिपोर्ट के कंटेंट लिखने में टाइम कितना लगना है, 3 से 4 मिनट। तो ये बेसिकली इन्होंने एक सवाल दिया था कंप्रीहेंसिव सा कि आपने आगे की लिक्विडेटर की सारी बातें बतानी है। दूसरे में सिनेरियो सा बनाया, बी में पर लिमिटेड है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 9 मिलियन। वाइंडिंग अप में पेड अप कैपिटल कम ज्यादा के ऊपर हमने को बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं पड़ेंगी, तो इसलिए ये इस पे उतना गौर नहीं करना जितना अकाउंट्स के अंदर हमने 1 मिलियन से छोटा, 10 मिलियन से छोटा, उस तरह से गौर करना है। PL management has not yet been able to prepare its financial statement for the year ended 30 जून 2020 and 2021। 2020 के 30 जून और 2021 दोनों की ही इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं बनी। आपको खुद ही से एक वन ऑफ द रीजन बता दी कि एक कंपनी के 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बने हुए।
Your corporate consultant, आप एक corporate consultant have been approached by Zainab Salim and Aurangzeb Mirza. Zainab Salim नामी खातून और औरंगजेब मिर्जा नामी इंसान on the following matter. Following matter पे आप पे दो बंदों ने आके पूछा है, आगे उन दोनों का स्टेटस बताया है। जैनब सलीम एक मेंबर हैं पीएल की और वो चाहती हैं कि वो पिटीशन फाइल करें कोर्ट में उसकी वाइंडिंग अप के लिए। जैनब सलीम को एडवाइस करें कि क्या वो एलिजिबल हैं, उनकी एलिजिबिलिटी कैसे होगी कि वो एक एप्लीकेशन दें कोर्ट को फॉर वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ पीएल, रादर देन कि वो पूछते हैं कि बताएं एक कंट्रीब्यूटरी किस तरह से अप्लाई करता है वाइंडिंग अप के लिए। उन्होंने ये नहीं बताया, एक सिचुएशन सी बना दी जिसमें जैनब सलीम एक मेंबर है और वो चाहती हैं कि कंपनी की वाइंडिंग अप की बात हो। अब आपने बताना है कि कंपनी का मेंबर अगर चाहता है वाइंडिंग अप हो तो किस तरह से हो। अब वो होता है कि अगर तो मेंबर्स ज्यादा तादाद में इकट्ठे होकर स्पेशल रेजोल्यूशन टाइप की तरफ जाएं तो भी वाइंडिंग अप हो सकती है, और एक अकेला कंट्रीब्यूटरी या एक दो चंद कंट्रीब्यूटरी ये किस वजह से कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं, ये कब एलिजिबल होंगे? जब ये मेंबर की डेफिनेशन पे रहे हों पिछले 1.5 साल में कम से कम 6 महीने, पिछले 18 महीनों में कम से कम 6 महीने 180 दिन ऐसे हों जिसमें ये मेंबर की डेफिनेशन पे रही हो, एंड एक ही शर्त है जिसपे इसमें आप वाइंडिंग अप की तरफ जा सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कंपनी नीचे चली गई। तो अब इसको एलिजिबल होना पड़ेगा कि ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वाली शर्त बताए कि ये वाली शर्त हमारी वायलेट हुई है, और साबित करे कि पिछले 1.5 साल में मैं 6 महीने कम से कम 180 दिन इनकी मेंबर रही हूँ, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ करना है। और अगर कंपेन चलानी है तो फिर मेंबर्स को इकट्ठा करे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाए। जी असल में 180 दिन का मतलब है कि आप 180 दिन कंपनी के मेंबर यानी कि जो भी कंट्रीब्यूटरी है। अब कंट्रीब्यूटरी एक था और वो मर गया और मरते साथ ही उसके बच्चे को शेयर मिल गए, तो ये इनहेरिटेंस कंटिन्यू हो रही है, उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू हो रही है, वो डिवॉल्व हो गई है, तो वो चीज शामिल होगी बीच में। जी तो पहला पॉइंट समझ आया। जैनब सलीम को हमने बताना है कि ये कंट्रीब्यूटरी बन के वो दो शर्तें अगर पूरी कर ले तो फिर ये वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते। 180 दिन टोटल, जब हम कहते हैं ना 1.5 साल में कोई से 180 दिन, तो ये टूट टूट के भी हो सकता है। औरंगजेब मिर्जा, ये औरंगजेब मिर्जा भाई has been authorized by commission to present the winding up petition of PL to the court. SCCP ने इजाजत दी औरंगजेब मिर्जा को कि आप जाओ और इस कंपनी का वाइंडिंग अप का केस पेश करें। अब SCCP ने किसको इजाजत दी होगी? अपने एक ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, उसको होगा। तो SCCP ने अगर किसी को इजाजत दी है तो बेसिकली वो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के अंडर का कोई सेटअप है। Advise Aurangzeb Mirza regarding the condition which must be fulfilled, entitling him to present an application to the court for winding up the affairs of PL. PL के अफेयर्स को वाइंड अप करना है तो मिस्टर औरंगजेब मिर्जा के पास ऐसे क्या इख्तियारात मौजूद हैं या इनको क्या करना होगा? तो अगेन वही बात है कि हम कहते हैं कि जी रजिस्ट्रार या SCCP की तरफ से वाइंडिंग अप तब आए जब एक प्रॉपर केस डेवलप हुआ, नजर आए कि गड़बड़ हुई है, SCCP को जस्ट एन इक्विटेबल टाइप की कोई फीलिंग आ रही हो और एक इन्वेस्टिगेशन से साबित हो जाए कि हाँ भाई ये चीज इस तरह से है, तो देन रजिस्ट्रार जो है वो SCCP से इजाजत लेके कंपनी की वाइंडिंग अप की तरफ जा सकता है, और फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और इस तरह की चीजें। तो टेक्निकली जो हमने टेबल पढ़ा था ना जिसमें लेफ्ट पे इंसान लिखे हुए थे और राइट पे वो शर्तें लिखी हुई थी, उसमें से 2 रोज पूछी हैं 8 नंबर के लिए। सिनेरियो बना दिया ताकि ये देख सकें कि आपने सिर्फ रट्टा मारा हुआ है या आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा है। तो पूछा रट्टा है लेकिन लॉजिक इसलिए जरूरी है कि हमें सवाल समझ आ जाए। डन। तो ये एक बड़ा मजे का सवाल था, कॉम्प्रिहेंसिव सा 16 नंबर का, जिसमें उन्होंने आगे का रट्टा भी पूछ लिया और इधर से कुछ रट्टे वाली शुरू वाली बातें थोड़ा लॉजिकल अंदाज में घुमा के पूछ। तो इस दफा क्या आएगा फिर? रीजंस। मैं अगर पेपर बना रहा होता और मैं सोचता कि अभी ताजा ताजा इतना कुछ पूछा है तो मेरी नजर ठहरती रीजंस के ऊपर जाके, और वो भी वो वाली जो ज्यादा तकलीफदेह होती हैं, वो फलाना स्कीमें और फलाना ऐसे करके फ्रॉड और इस तरह के उल्टे सीधे कामों में, यानी मतलब अगर तकलीफ देने की ख्वाहिश हो तो वो एरिया जो जरा ज्यादा बुरा लगता है वो पूछने के, तो रीजन सुपर हाईलाइट कर लें, वो बहुत अहम हो जाता है। प्रोबेबिलिस्टिकली अगर वो पेपर बनाते वक्त हल्का सा देखें कि अच्छा हमने अभी तक क्या टेस्ट किया है या एक ट्रेंड देखने की कोशिश करें, तो आप देखें कि इस सवाल ने कंप्रीहेंसिवली
वो कोड की एप्लीकेशन वो भी पूछ ली, रिपोर्ट भी पूछ ली, स्टेटमेंट ऑफ फेयर भी पूछ लिया, लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट। अब अच्छा, अपॉइंटमेंट कौन लोग किन रीजन पे करते हैं, उनमें से भी दो सवाल बना, दो सिनेरियो बना दिए, तो दो एरियाज बच गए, रीजंस और वो जो पैनल वाली बातें हैं कि पैनल से बंदा आएगा या कहां से आएगा। तो है ही छोटा सा बेचारा चैप्टर है, और उसके अंदर से भी बड़ा कम्प्रीहेंसिवली वो डिग करके पहुंच गए, जगह जगह से सवाल पूछ लिए। तो मेरी नजर में रीजंस और पैनल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसका ये मतलब नहीं कि बाकी अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट एक सुपर इंपॉर्टेंट होता है और एक इंपॉर्टेंट होता है। तो रीजन सुपर इंपॉर्टेंट। आई कैप चीजों को रिपीट भी करता है, तो ये तो आपका तैयार है, ये तो गेम समझ आई हुई है। इस जैसा सवाल आया तो वो तो आपने फौरन से नप लेना है कि चलो जी ये तो मजेदार है। और इससे मुनफरद सवाल भी, वो मतलब कोई बात है कि आई कैप इज वेरी ओपन, वो जैसे मर्जी खेल के आपको जितना मर्जी तंग कर सकते। स्टेट लिखा हो, लिस्ट लिखा हो, आइडेंटिफाई लिखा हो, सीधा सीधा बताना होता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन लिखा हो तो हेडिंग देनी होती है और एक्सप्लेन करना होता है। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब लिखा हो तो हेडिंग देनी होती है और छोटी सी डिस्कशन करनी होती है। एक आई कैप और दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, एक्सप्लेन ब्रीफली। भाई आप डिस्क्राइब बोल दो, उसका भी तकरीबन वही मतलब होता है, एक्सप्लेन करें बहुत ही प्रिसीजन के साथ, थोड़ा सा कोई एक्सप्लेन कर दें। तो भाई आप डिस्क्राइब बोल दो, डिस्क्राइब तकरीबन वही चाहता है, तो लेकिन बच्चों को तंग तो करना होता है। खैर, हमने एक चैप्टर खत्म कर